नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एमपी पॉलिटी स्पेशल में। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है पेशा अधिनियम 1996। आप एमपी पीएससी के अलावा कोई भी एग्जाम दे जहां पर ये सिलेबस में है पेशा अधिनियम, तो आपके लिए लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसे हम इन डेप्थ पूर्ण रूप से कवर करेंगे जिससे आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपसे ये छूटे ना। दूसरी बात यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ये है कि कहने के लिए तो ये अधिनियम बहुत छोटा है ना, 5 धाराओं का ही है, लेकिन ये ट्रिकी बहुत रहता है। मतलब समझ में नहीं आ पाता है। आपने कितनी ही बार कहीं पर देखने की कोशिश करी होगी, समझने की कोशिश करी होगी, लेकिन ये आपको ठीक प्रकार से वास्तविक कारण समझ में नहीं आया होगा। तो हम इस लेक्चर में इसके पूर्ण रूप से कारण, उद्देश्यों के साथ साथ अंत में हम अधिनियम पर पहुंचेंगे। तो अधिनियम आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि, इसके उद्देश्य, इसके कारण जब आप पूरे जान जाएंगे तो पेशा अधिनियम आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, दिमाग में आपके फिट हो जाएगा। बस इसके बेसिक्स को पढ़ने के लिए हमें शुरुआत में कुछ प्रावधान देखने पड़ेंगे, जैसे 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 366, 25, 342, भाग 10, भाग 9, क्योंकि इन्हीं के इर्द गिर्द ये पेशा अधिनियम घूम रहा है और इसी के बाद आपको ये समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जय श्री महाकाल। शुरुआत करने से पहले आप हमारे सभी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर ऐड हो जाइएगा। लोगों से कंफ्यूज मत होइएगा। लोगों मैंने फाइनली अब परमानेंट के लिए चेंज कर दिया है। पुराने नोट्स या पुराने लेक्चर्स में आपको पुराने लोगो दिख सकते हैं, लेकिन ऐप और अब सभी जगह आपको यही लोगो देखने को मिलने वाला है ज्ञानदूत एकेडमी का। आप हमारे ज्ञानदूत एकेडमी के साथ साथ अमित शुक्ला नोट्स ऑफिशियल चैनल जो है टेलीग्राम, वहां पर भी ऐड रहिएगा। साथ ही साथ सभी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर जरूर ऐड हो जाइएगा, क्योंकि हर जगह आपको अलग अलग बातें देखने को मिलेगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। नंबर भी मैंने ये चालू कर दिया है, आप इस पर व्हाट्सएप पर केवल मैसेज के द्वारा मुझसे जुड़ सकते हैं आपकी कोई भी क्वेरी हो तो चलिए शुरुआत करते हैं पेशा अधिनियम 1996 की। देखिए, 2 प्रश्न तो यही से आपको देखने को मिल सकते हैं पेशा अधिनियम में, है ना। सबसे पहली बात तो ये कि कब लागू हुआ या इसका वर्ष क्या है, तो 1996 इसका वर्ष है। पहला प्रश्न ये आ सकता है। तारीख लागू होने की ये सब हम अधिनियम पर पहुंचेंगे तब आपको देखने को मिलेगी। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है कि पेशा में ई का मतलब क्या है, या इसका पूर्ण रूप से नाम पूछा जा सकता है। तो इसका पूर्ण नाम है पंचायत एक्सटेंशन, ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, ये इसका पूरा नाम है। तो यही से दोनों प्रश्न आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, नाम से क्या पता चल रहा है कि पंचायत से संबंधित अधिनियमों का विस्तार करना, कहां पर, शेड्यूल्ड एरियाज में। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही बात यहां पर नहीं है। तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में बोला, आपको इसके बेसिक्स क्लियर करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हम कुछ बातों को समझ लेते हैं, तभी आपको यह अधिनियम पूर्ण रूप से समझ में आएगा। तो एक है संविधान का अनुच्छेद 366 25 और एक है 342। इन दोनों को समझिए पहले। तो देखिए, बार बार यहां पर अनुसूचित जनजाति या आदिवासी आएगा शब्द। अब अगर आएगा तो संविधान में यह कहां पर परिभाषित किया गया है, ट्राइब्स वाली यूनिट में भी ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और यहां पर भी रहने वाला है। तो देखिए 366-25 क्या कहता है, तो 366-25 ये कहता है ऐसी जनजातियां, अनुसूचित जनजातियां कहलाएंगी, मतलब ऐसी ट्राइब्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहलाएंगी जो संविधान के अनुच्छेद 342 में क्या है, नोटिफाइड है, मतलब अधिसूचित है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। सीधा सीधा प्रश्न कहा जाएगा तो परिभाषा दे दी गई है किसमें, 366-25 में। जहां पर भी अनुसूचित जनजाति शब्द आता है तो उसकी परिभाषा 366-25 में कही गई है। ऐसी जनजातियां, अनुसूचित जनजातियां कहलाएगी जो संविधान के अनुच्छेद 342 में क्या है, अधिसूचित है या नोटिफाइड है। क्लियर है बात। अब 342 क्या कहता है, तो 342 ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट होगा,
उसे किसी राज्य या किसी संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों की सूची बनाने का अधिकार है कि उस राज्य में या उस संघ शासित प्रदेश में कौन सी अनुसूचित जातियां जनजातियां कहलाएंगी। वो उनके नाम उसमें ऐड भी कर सकता है या उन्हें हटा भी सकता है। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहां पर हम जनजातियों में इसको पढ़कर आ चुके हैं, यहां जितना जरूरी है उसी को हम देखेंगे। तो यहां पर क्या बनती है, लिस्ट बनती है। तो यहां पर अब जहां पर भी आपको इस अधिनियम में अनुसूचित जनजाति या जनजाति या आदिवासी शब्द आएगा तो याद रखिएगा परिभाषा उनकी 366-25 में है और 342 में उनकी लिस्ट बनती है। ठीक है, ये सब बेसिक्स है, तभी आपको ये अधिनियम समझ में आने वाला है। अगली बात एक और आपके लिए फिर जानना जरूरी है, वो है भाग 9 या फिर पंचायत। ठीक है, उतना ही समझेंगे जितना इस अधिनियम को समझने के लिए आपके लिए जरूरी है। देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में जब हुआ था, ठीक है, तो उसके द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। क्लियर है बात, बस इतनी सी बात आपको याद रखना है, जो कि भाग 9 पंचायत में है 243। इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, उसको हमको देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। जरूरी क्यों है, क्योंकि नाम ही पंचायत एक्सटेंशन दिया हुआ है ना। तो भाग 9 पंचायत 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारत में लागू किया गया था, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर ग्राम सभा और इन सबको बेहतरीन अधिकार दिए गए, ताकि जो निर्णय है बॉटम टू टॉप टू बॉटम ना होकर बॉटम टू टॉप हो सके, नीचे से ऊपर निर्णय लिए जा सके। अब पैसा अधिनियम से इसमें क्या दिक्कतें हुई आगे समझेंगे, लेकिन और बेसिक्स को हम क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद हम एक अधिनियम या एक भाग होता है भाग 10, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 244 भी आता है और इसी में 5वीं और 6वीं अनुसूची दी गई है। ये भी आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। देखिए भाग 10 या 244 क्या बोलता है, जनजातीय क्षेत्रों पर प्रशासन और नियंत्रण। बस इतनी बात आपको याद रखना है, सीधा पूछा जा सकता है आपसे ट्राइब्स वाले क्षेत्र में भी, है ना। तो भाग 10 244 बोलता है क्या, जनजातीय क्षेत्रों पर नियंत्रण और प्रशासन। अब ये जनजातीय क्षेत्र क्या, तो समझिए। देखिए इसी के अंतर्गत 5वीं अनुसूची को डिफाइन किया गया है, 5th शेड्यूल जो है संविधान में उसको डिफाइन किया गया है और ये बोला गया है कि ATMM, ये याद रखिएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर जितने भी अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र होंगे उनका प्रशासन और नियंत्रण जो होगा वो इस अनुसूची के द्वारा होगा। बहुत महत्वपूर्ण है, 5वीं अनुसूची बोलती है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर जितने भी अन्य जनजातीय क्षेत्र या अनुसूचित क्षेत्र होंगे उनका प्रशासन और नियंत्रण इस अनुसूची के द्वारा होगा। और 6th क्या बोलता है, 6th सेम टू सेम है, बस यहां पर यह बोल दिया गया है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन और नियंत्रण, मतलब यहां पर जो छूटा हुआ है वो यहां पर दे दिया गया है। क्लियर है, ये है बेस। अब इस बेस के द्वारा ही आपको पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया समझ में आने वाला है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पैसा अधिनियम जो है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। क्लियर है बात, इसीलिए मैंने आपको ये शुरुआत में ही क्लियर कर दिया, समझा दिया कि हमको इसमें क्या क्या देखना रहेगा। ठीक है, एक सेकंड। चलिए अब हम आते हैं पैसा अधिनियम पर। देखिए भारत का संविधान शुरुआत से ये मानता हुआ आया है कि आदिवासी जो समाज है या जनजातीय समाज जो है उनका रहन सहन, उनका रीति रिवाज, उनकी जो सामाजिक संरचना है, उनकी जो शैली है वो सामान्य ग्रामीण समाज से क्या है, पूर्ण रूप से अलग है। अब देखिए सामान्य ग्रामीण समाज मतलब सामान्य रूप से जो लोग गांव में रहते हैं वो, अब ट्राइबल लोग भी ग्रामीण समाज के जैसे ही रहते हैं, गांव के लोगों जैसे ही रहते हैं, लेकिन इनके रीति रिवाज, इनके शैली पूर्ण रूप से सामान्य ग्रामीण व्यवस्था से अलग है। इसीलिए संविधान ने इनके लिए क्या किए, विशेष प्रावधान किए। कैसे विशेष प्रावधान किए गए, 5वीं और 6वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई, जो कि एक विशेष प्रावधान है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए।
बहुत क्लियर सी बात है। लेकिन जब ये विशेष प्रावधान सभी जोड़ दिए गए, तब भी यहां पर प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ऐसे क्षेत्रों में निर्णय किस प्रकार से होना चाहिए, बॉटम टू टॉप होना चाहिए। लेकिन यहां पर काम क्या होता था, कार्य कैसे होता था, ऊपर ऊपर ही निर्णय लिए जाते थे और नीचे तक किसी भी प्रकार का ऐसे क्षेत्रों में क्या है कि फायदा नहीं मिल पाता था। स्थानीय लोगों की भागीदारी कम थी, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा जो रहती है उसको शक्ति नहीं मिल पा रही थी या नहीं दी गई थी। तो ये सभी कारण हमको देखने को शुरुआती रूप में, पृष्ठभूमि हम बोल सकते हैं, बैकग्राउंड बोल सकते हैं, ये हमको पता चलता है। इसी बीच अब हम आते हैं भाग 9 पंचायत में कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9 पंचायत भारत में लागू किया गया। अब लागू करने से हुआ क्या कि ग्रामीण स्तर पर ग्राम सभा को कई अधिकार सौंप दिए गए, जिससे निर्णय बहुत आसान हो गया, मतलब बॉटम टू टॉप अप्रोच दी गई। लेकिन ये जो अधिनियम थे या ये अधिनियम के द्वारा जो पंचायत अधिनियम है, वो इन क्षेत्रों पर या अनुसूचित जनजातियों के लिए सीधे सीधे तौर पर लागू नहीं किए गए, या इनको एक हिसाब से देखें तो साइडलाइन किया गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब साइडलाइन क्यों किया गया, तो इसके कई कारण दिए गए, जिनमें से एक दो प्रमुख कारण ये है कि भैया आदिवासी जो समाज है उनके रीति रिवाज अलग है, उनका रहन सहन अलग है, इसीलिए इस प्रकार से हम इन्हें इसमें नहीं जोड़ सकते, ये एक कारण दिया गया। तो जब कारण दिए गए तो फिर प्रश्न उठ के आया कि क्या इन्हें आदिवासी क्षेत्रों को या आदिवासियों को इस अधिनियम से अलग ही रखा जाए या फिर इनके लिए एक अलग से कोई व्यवस्था की जाए। ये दो प्रश्न उठकर आए। इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए या इस प्रकार की जो समस्या 73वें संविधान संशोधन के बाद लागू होने के बाद उभर कर आई, तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए भूरिया समिति का गठन किया गया। बहुत महत्वपूर्ण बात है भैया, है ना। भूरिया कमेटी, प्रश्न सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा। 1994 में इस समिति का गठन किया गया, किसकी अध्यक्षता में, दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में, मध्य प्रदेश से ही संबंधित है ये। तो इस समिति को कार्य क्या करना था, इस समिति को कार्य ये करना था कि एक ऐसा अधिनियम बनाया जाए जो संविधान के अनुरूप हो, आदिवासी व्यवस्था को माने और इन्हें शक्ति प्रदान की जाए, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा को इनके लिए शक्ति प्रदान की जाए। 1995 में भूरिया समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट के माध्यम से इन्होंने ये कहा, इस समिति ने, कि भैया देखिए आदिवासी समाज जो है पूर्ण रूप से जल, जंगल, जमीन और पानी पर ही पूर्ण रूप से निर्भर है, इसीलिए इनके लिए एक अधिनियम अलग से बनाया जाना चाहिए जो इन्हें स्वायत्तता, ऑटोनॉमी प्रदान करे, इनके अधिकारों की रक्षा करे, जल, जंगल, जमीन, पानी पर इन्हें अधिकार दे और इन्हें क्या करे, एक शक्तिशाली समाज के रूप में उभर कर देखने को इन्हें, मतलब ऊपर इनको किया जाए, इनका विस्तार किया जाए। ये बातें भूरिया समिति ने कह दी गई और इसी समिति की सिफारिशों को, रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए फाइनली पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज 1996 अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू कर दिया गया। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य ये था कि भैया जनजातीय क्षेत्र जो होंगे, जहां पर आदिवासी समाज है, वहां पर निर्णय जो है ऊपर ऊपर के नहीं लिए जाए, नीचे से ऊपर लिए जाए, मतलब ग्राम स्तर पर ऐसे क्षेत्रों पर भी ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार दिए जाए, चाहे वो जल से संबंधित हो, जंगल से संबंधित हो, जमीन से संबंधित हो, वहां कहीं खनन हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वहां पर क्या किया जाए, इन्हें अधिकार दिए जाए। ये इसके उद्देश्य थे, इनको स्वायत्तता प्रदान की जाए, इसीलिए पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज लाया गया। अब नाम क्यों रखा है इसका, पैसा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया? तो नाम इसीलिए रखा गया है कि जो भाग 9 पंचायत अधिनियम है
ना, भाग 9 में जो पंचायत से संबंधित प्रावधान है वो यहाँ पर सीधे सीधे लागू नहीं हो रहे थे। इसीलिए ऐसा बोला गया कि अब ये अधिनियम, ये भाग, ये पंचायत से संबंधित प्रावधान भी शेड्यूल्ड एरियाज में लागू होंगे। मतलब पंचायतों से संबंधित प्रावधान का विस्तार किया जाएगा, लेकिन कुछ अपवादों के साथ साथ, है ना, कुछ अपवाद, एक्सेप्शंस प्लस कुछ चेंजेस के साथ, और आदिवासी समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। इसीलिए इसका नाम दिया गया है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। दैट्स ऑल, यहां पर इतनी बात खत्म होती है। तो देखिए 366 25 आपको समझ में आ गया, 342 आपको समझ में आ गया, भाग 9 पंचायत मैंने आपको समझाया, और उसके बाद किस प्रकार से पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज आता है और काम करता है। तो ध्यान रखिएगा कि भाग 9 पंचायत से संबंधित प्रावधान को अनुसूचित क्षेत्रों में कुछ अपवादों और उपांतरण के बाद, चेंजेस के बाद, अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विस्तार करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया। दैट्स ऑल, इतनी सी बात है। अब हम आते हैं 5वीं और 6ठी अनुसूची का यहाँ पर क्या रोल है। क्या ये अधिनियम 5वीं अनुसूची पर लागू होता है या 6वीं अनुसूची पर लागू होता है, या दोनों पर लागू होता है, या दोनों पर नहीं लागू होता है, सीधा सीधा प्रश्न आएगा। तो थोड़ा सा हम इसमें देखते हैं। देखिए मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि जो अनुसूची 5 है, शेड्यूल 5 है, वो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर जितने भी जनजातीय क्षेत्र होंगे उनके प्रशासन और नियंत्रण का काम करेगी। और 6वीं अनुसूची मैंने आपको बता दी थी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों और प्रशासन और नियंत्रण का काम करेगी। अब कहां पर लागू होता है, तो बहुत बेसिक सी बात, यहां पर भी आप इसका बैकग्राउंड समझ लो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना। देखिए अनुसूची 5 जो है, जो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर है, वहां पर ऐसा बोला गया है कि राज्यपाल प्लस टीएसी, टीएसी का मतलब क्या है, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। हाँ, क्या है, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, इंग्लिश हिंदी में से क्या बोला है, जनजातीय सलाहकार परिषद। अब क्या है इसका मतलब, तो यहां पर यह बोला है कि 5वीं अनुसूची ऐसा बोलती है कि जो जनजातीय क्षेत्र का नियंत्रण और प्रशासन है वो राज्यपाल और जनजातीय सलाहकार परिषद मिलकर देखेंगे, मिलकर इसका नियंत्रण और कंट्रोल करेगी। इसको बहुत अच्छे से जनजाति वाले में 5वीं और 6वीं अनुसूची को पूर्ण रूप से समझाया है। अब जब ये होता है या ये होता आया था, तो यहां पर काम क्या होता था, दिक्कत क्या होती थी कि ग्राम स्तर पर ग्राम सभा को अधिकार नहीं दिए जा रहे थे, या वो उस प्रकार से काम नहीं कर पा रहे थे, उनको स्वायत्तता प्रदान नहीं कर पाए थे। इसीलिए 5वीं अनुसूची पर भी पेशा अधिनियम लागू होता है, जिससे ग्राम स्तर पर ग्राम सभा को अधिकार मिले। कैसे अधिकार, आगे देखेंगे, ठीक है। और 6वीं अनुसूची, मतलब यहां पर तो ये लागू हो गया 5वीं अनुसूची पर, कारण भी मैंने आपको बता दिया। 6वीं अनुसूची पर लागू होता है या नहीं, तो देखिए यहां पर सीधा सा उत्तर है कि यहां पर लागू नहीं होता है। इसका भी कारण समझ लो। देखिए 6वीं अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के प्रशासन और नियंत्रण का काम है जनजातीय क्षेत्रों में, लेकिन यहां पर पहले से ही स्वायत्त, ठीक है, यहां पर स्वायत्त जिला परिषद है और स्वायत्त स्थानीय परिषद है, पहले से ही बनी हुई थी। मतलब ऑटोनॉमी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये यहां पर भी काउंसिल होगा ना, ये याद रखिएगा, कमेटी बोल दिया मैंने, यहां पर काउंसिल होगा, ठीक है। तो स्वायत्त जिला परिषद है, ऑटोनॉमी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनॉमी रीजनल काउंसिल पहले से ही यहां पर स्थापित थी, और इनको शुरुआत से वो अधिकार
थे, प्राप्त थे, जो इन्हें पैसा अधिनियम के बाद प्राप्त हुए हैं। तो यहां पर ये लागू करने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ी। तो कुल मिला के 6वीं अनुसूची में पैसा अधिनियम 1996 लागू नहीं होता है। ये है इसका बेस, और पैसा अधिनियम पूर्ण रूप से इसी पर बेस्ड है, जो कि मैंने आपको समझाया। अब हम आते हैं अधिनियम पर, जो कि आपको अब ये समझ लिए हो तो सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, पैसा अधिनियम जो है, इसमें कुल, पहले तो मैं लिख देता हूं, पैसा अधिनियम 1996 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था। इसमें कुल 5 ही धाराएं हैं, और ये पांचों धाराएं बहुत ही आसान है, जो अभी समझाया उसी पर बेस्ड है। याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, अगर समझ लिए हो तो। और क्लास में जब आप रहो तो नोट्स को बनाते बनाते काम करो, जिससे आपके लिए बहुत आसान हो जाए बाद में रिवीजन करना भी। जब भी आप किसी, ये अभी अपन देखेंगे आगे ना, जब भी आप किसी अधिनियम को देखते हैं तो सबसे पहली धारा तो संक्षिप्त नाम, परिभाषा, सॉरी संक्षिप्त नाम, विस्तार, ठीक है, और प्रारंभ की ही बात करता है, आगे देखेंगे। दूसरी बात हमेशा परिभाषा की ही रहती है। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि ये अधिनियम क्यों लाया गया है। ये अधिनियम लाया गया है पंचायतों, मतलब भाग 9 के प्रावधान को विस्तारित करना अनुसूचित क्षेत्र में। तो तीसरी धारा यही बोलती है कि भाग 9 का विस्तार, भाग 9 मतलब पंचायतों के प्रावधान का क्या करना, विस्तार करना। कहां पर विस्तार करना, शेड्यूल्ड एरियाज में, ठीक है। और ये जो चौथी अनुसूची क्या बोलती है, ये चौथी अनुसूची बोलती है भाग 9 मतलब पंचायतों के प्रावधान का लागू होना, लेकिन कुछ उपांतरण और चेंजेस के साथ। ये सबसे बड़ी धारा है, जिसको भी अपन समझेंगे। और पांचवी धारा आप नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा। ये बस ये बोलता है कि पुराने अधिनियम का क्या होगा, नए अधिनियम का क्या होगा, वो सभी बातें। तो चलिए अभी हम पूर्ण रूप से इसको अच्छे से देख लेते हैं। आजादी के बाद की स्थिति तो मैं आपको बता ही चुका हूं पूर्ण रूप से, कि भारत के संविधान में शुरुआत से ही ये माना गया था कि भैया इनके सभी शैली, सामाजिक स्थिति, सब चीजें अलग है, इसलिए 5वीं और 6वीं अनुसूची को क्या किया गया, लागू किया गया। लेकिन प्रैक्टिकली निर्णय ऊपर से नीचे लिए गए, है ना। स्थानीय लोगों में भागीदारी, ग्राम स्तर पर अधिकार कम दिए गए। 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया, लेकिन ये सीधे सीधे लागू नहीं हो पाए थे। कारण मैंने आपको बताया, और सवाल भी जो हुए वो आपको दिखाया, है ना। फिर भूरिया समिति 1994 में गठित हुई। उद्देश्य क्या दिए गए कि शक्तिशाली स्वायत्तता इनको प्रदान की जाए। फिर भूरिया समिति ने साफ कहा कि जल, जंगल, जमीन इनके अधिकार है, इसीलिए एक ऐसा अधिनियम बनाना चाहिए। और इन्हीं के बाद, इन्हीं की सिफारिशों के बाद पैसा अधिनियम 1996 आया। बहुत ही आसानी से मैंने आपको 2 मिनट में समझा दिया, पीडीएफ पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी, है ना। पारित वारित होने की यहाँ पर कोई बात नहीं आएगी आपसे। ये सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि लागू करने की तारीख क्या थी इसकी, तो 24 दिसंबर 1996 को ये लागू हुआ। कुल धाराएं 5 है, ठीक। अब उद्देश्य, तो उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूं कि भाग 9 के उपबंधों को क्या करना, विस्तारित करना। कहां पर, पंचायतों, जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां पर, है ना। महत्वपूर्ण तथ्य भी मैं आपको 5वीं अनुसूची के बारे में बता चुका हूं, ठीक है। ये सब वही है जो मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, शुरुआत में A to Z बात है। आप इसको पढ़ेंगे आसानी से समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं पहले आपको पूरा बेस, पूरी पृष्ठभूमि सब कुछ समझाया, जिससे आप ये पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 5वीं अनुसूची क्या है, क्यों है, लागू होता है या नहीं होता है, सब यहाँ पर डिटेल में लिखा है। पैसा अधिनियम के मूल उद्देश्य भी मैंने आपको बता दिए। संविधान की भावना का विस्तार, यहाँ पर ये सीधी सीधी सी बात मैंने आपको बोली, 243, 244, 5वीं अनुसूची, इन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा अधिनियम जो है घूमता है। फिर 5वीं और 6वीं अनुसूची क्या क्या है, यहाँ पर कैसे काम किए जाएंगे, वो मैंने आपको समझाया। और 5वीं अनुसूची का संबंध और 6वीं अनुसूची का संबंध क्या है, तो वो भी मैंने आपको बताया कि राज्यपाल और जनजातीय सलाहकार परिषद प्रशासन करती थी, इसलिए ग्राम स्तर पर अधिकार नहीं प्राप्त हो रहे थे, इसलिए 5वीं अनुसूची पर यह अधिनियम लागू किया गया। और 6वीं अनुसूची में पहले से ही स्वायत्त जिला परिषदें, स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदें लागू थी, तो इनको ये अधिकार देने की जरूरत नहीं थी। तो भले 15 पेज हुई है, लेकिन मैंने आपको शुरुआत में जो समझाया है सब कुछ A to Z वही है।
पढ़ेंगे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बात करते हैं पैसा अधिनियम 1996 की प्रयोज्यता या लागू होना, है ना, इसको देख लो, ये थोड़ा सा अलग है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको शुरुआत में सीधा सीधा मैं बता चुका हूं कि 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों पर लागू है, ये क्लियर कट बोला है। प्रश्न कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है, इसलिए जब भी आप कोई अधिनियम पढ़ो तो इसी प्रकार से पढ़ो कि कोई भी प्रश्न जो है फिर आपसे बन जाए। तो 5वीं अनुसूची पर लागू होता है, क्योंकि 6वीं अनुसूची तो ATMM असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम पे है। 5वीं अनुसूची जो है वो अन्य के लिए है। तो आपको ये बात याद रखना है कि अब तक 10 राज्य ऐसे हैं जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र नामित किए गए हैं। मतलब कि भैया 5वीं अनुसूची के अंतर्गत 10 ऐसे राज्य हैं जो क्या कर रहे हैं, पैसा अधिनियम के प्रावधानों को लागू किए गए हैं। सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कितने, तो 10, और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से, तो ये आपको फिर याद करने पड़ेंगे, है ना। देखो मध्य प्रदेश के पास पास के कितने हैं वो देख लो, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, है ना, गुजरात आप थोड़ा सा देख लो, फिर उधर राजस्थान, नीचे के देखोगे तो आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, है ना, थोड़ा सा इधर जाओगे तो उड़ीसा, झारखंड हो गया, ऊपर जाओगे तो हिमाचल प्रदेश। तो रटने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग से काम करोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे ऐसे याद रखो, उत्तर में कोई सा है क्या ऐसा, तो हाँ हिमाचल प्रदेश है। दक्षिण में कोई सा ऐसा है क्या, तो हाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। मध्य में कौन कौन से, तो मध्य प्रदेश तो है ही, उसके आसपास के जिले याद कर लो। फिर थोड़ा सा पूर्व की साइड जाओगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अब तक 10 ऐसे राज्य है जो पैसा अधिनियम को क्या कर चुके हैं, अब उसी उद्देश्य के साथ, जिस उद्देश्य के साथ इसको लागू किया गया है, उसे क्या कर सके हैं, पंचायत राज अधिनियम में संशोधन करके आवश्यक कानून बनाए हैं। अब ये समझ लो, ये आपको क्लियर कट मैंने बताया है कि भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, इसीलिए पैसा अधिनियम लाया गया। तो ये कभी भी कोई राज्य अपने राज्य के अंतर्गत पैसा अधिनियम को लागू करेगा तो कैसे करेगा, पंचायतों से संबंधित प्रावधान, क्योंकि पंचायत से संबंधित प्रावधान भी अपने अपने राज्य अलग अलग अपने अनुसार बनाते हैं, तो उसी में संशोधन करके पैसा अधिनियम को क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, और वो है ये 10 राज्य। क्लियर का बात। चल आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं मूल रूप से अधिनियम पर। बहुत आसान है, बस चौथी धारा बहुत बड़ी है, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उसको आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो शुरुआत में समझाया वो उसमें है। बस क्या क्या अधिकार है, कैसे है, वो आपको है, तो वो रटना नहीं है, बस समझ लेना है। तो 5वीं जो पैसा अधिनियम की धारा 1 क्या बोलती है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। यहां पर सीधा सीधा संक्षिप्त नाम दिया गया है। तो जो संक्षिप्त नाम का मतलब ही ये होता है कि उस अधिनियम का नाम, तो इसका नाम क्या है, पैसा अधिनियम 1996, मतलब पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। कभी नहीं पूछी जाएगी ये धारा आपको, है ना। परिभाषा, अब परिभाषा इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि शेड्यूल्ड एरियाज बार बार प्रश्न आएगा, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में दिया गया है, शुरुआत में समझाया था कि भाग 10, है ना, इसके अंतर्गत 244 और इसी में 5वीं और 6वीं अनुसूची भी प्रावधानित की गई है। तो परिभाषा में यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र परिभाषित किसके द्वारा किया गया है, वही 244 के द्वारा। बात करते हैं भाग 3, यहाँ पर धारा 3 संविधान के भाग 9 का विस्तार। वही बात है, पंचायतों के प्रावधान का विस्तार करना। तो पढ़ लो, जो समझाया वही है। क्या बोलता है, संविधान के भाग 9 से संबंधित जो नियम और उपबंध दिए गए हैं उन्हें अनुसूचित क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा। हालांकि इसमें कुछ विशेष बदलाव और उपांतरण किए जा सकते हैं, जिनका उल्लेख धारा 4 में दिया गया है। मतलब धारा 3 ये बोलती है कि संविधान के भाग 9 मतलब पंचायत से संबंधित जो प्रावधान है या अधिनियम है, उनका विस्तार किस प्रकार से किया जाएगा अनुसूचित क्षेत्रों में। तो इस प्रकार से उनका विस्तार किया जाएगा कि अनुसूचित क्षेत्र जनजातियों की आवश्यकताओं को देखते हुए
कुछ अपवादों के साथ, कुछ एक्सेप्शंस और कुछ मॉडिफिकेशन चेंजेस के साथ। अब ये मॉडिफिकेशंस और चेंजेस किस प्रकार से होंगे वो दिए गए हैं धारा 4 में, जो कि बोलता है संविधान के भाग 9 के अपवाद और उपांतरण, मतलब एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशन टू पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है बात। अब मैं रिपीट कर रहा हूं, केवल इसको रीड कर लेना, कुछ भी याद करने जैसा यहां पर नहीं है, अगर शुरुआत में समझ लिए हो तो। देखिए क्या बोलता है, संविधान के भाग 9 में दिए गए नियम के बावजूद कोई भी राज्य अपनी विधानसभा के माध्यम से ऐसा कानून नहीं बना सकता जो नीचे दिए गए प्रावधानों से मेल ना खाए। इसका मतलब ये जो पैसा अधिनियम की धारा 4 है, इसके अंतर्गत जो नियम या जो बातें लिखी गई है उसी के अनुसार पैसा अधिनियम बनाना हर राज्य के लिए आवश्यक है, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, उसको जीरो मान लिया जाएगा, वो खत्म माना जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो क्या क्या हो तो वो हम देखते हैं। ये बोलता है, इस अनुच्छेद का सरल अर्थ यह है कि राज्य सरकार द्वारा पंचायतों से संबंधित कोई भी कानून बनाया जाएगा तो वह पारंपरिक रीति रिवाज, सामाजिक धार्मिक परंपरा, समुदाय, इनके प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन प्रणाली के अनुसार होना चाहिए। मतलब किसके अनुसार होना चाहिए, जनजातीय क्षेत्रों के रीति रिवाज, उसके मैनेजमेंट, उनके जो सामाजिक, उनकी धार्मिक परंपरा है, उन्हीं के अनुसार होना चाहिए प्रावधान जो भी राज्य सरकार बनाएगी। एक बात तो यहां पर यह बोल दिया गया है। फिर इसमें यह बोला गया है कि जो गांव की संरचना होती है आदिवासी समाज की, ठीक है, उनके पारंपरिक आवास, उनका घर, वो समूह से बनी होती है। यह समूह पूर्वज द्वारा बनाए गए बसावटों का हिस्सा होता है और पूरा समुदाय शामिल रहता है। इसके अलावा यह समुदाय अपनी पुरानी परंपराओं और रीति रिवाज के अनुसार अपने कार्यों और संसाधन का प्रबंधन करते हैं। यानी गांव के लोग अपने पुराने तौर तरीकों को ध्यान में रखते हुए सामूहिक रूप से अपना जीवन यापन और व्यवस्था संचालित करते हैं। तो यहां पर इतनी बात ये क्या बोली गई है, इसका मतलब ये है कि उनके जो पारंपरिक आवास है, उनका जो घर है, वो समूह में रहते हैं, तो उसी के अनुसार नियम बनाना आवश्यक है राज्य सरकार को। अगली बात क्या बोल रहा है, इसी जो ख है, बी है, इसी के अंतर्गत एक उपधारा है, उसमें पूर्वा या पूर्वो से तात्पर्य क्या है। यहां पर एक शब्द आता है इस अधिनियम में, पूर्वा या पूर्वो, इससे तात्पर्य यह है पारंपरिक या पूर्वजों द्वारा स्थापित समुदाय, बस्ती या समूह। सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान पैसा अधिनियम 1996 की धारा 4 के ख के उपधारा में पूर्वो या पूर्वा या पूर्वो से क्या तात्पर्य है। तो इनके पूर्वजों द्वारा बनाया गया जो समुदाय है, बस्ती है या समूह है, उसको ये बोला जाता है। यह किसी ऐसे आवासीय समूह या पुरानी बसाहटों को दर्शाता है जिससे समुदाय एक साथ रहता है और परंपरा व रीति रिवाज के अनुसार कार्यों का संचालन करता है। अगर आप जो ऑफिशियल पीडीएफ है पैसा अधिनियम की और वहां पर ये पढ़ने जाएंगे तो आपको नहीं समझ में आने वाला है। मैंने इसे आम और सरल भाषा में चेंज किया है। अब ये जितनी भी बातें लिखी गई है ना, यहाँ पर बस यहाँ अगर रीति रिवाज लिखा है, सामाजिक धार्मिक परंपरा लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर यही है कि उनके रीति रिवाज, उनके सामाजिक संगठन, उनकी परंपराओं के अनुसार नियम बनाए जाएंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि उनकी बसावट, उनके समूह, उनके रहन सहन के अनुसार नियम बनाए जाएंगे। ऐसा कोई नियम नहीं बनना चाहिए जो इनसे मेल नहीं खाता हो। उसी प्रकार से बोला गया है कि हर एक गांव में एक ग्राम सभा होनी चाहिए जिसको सभी अधिकार शामिल होंगे। और उसमें कौन शामिल होगा, जो भैया क्या हो, 18 वर्ष से अधिक हो। वोटर लिस्ट में तो 18 वर्ष से ऊपर रहते, तो वही सभी बातें बोली गई है। ये नियम बनना चाहिए। यहाँ पर बोला गया है कि ग्राम सभा की जिम्मेदारी क्या होगी कि गांव की परंपरा, रीति रिवाज, सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधन, आपसी विवाद को उचित तरीके से क्या कर पाए, पहचान पाए। ये सभी अधिकार पंचायतों में इनको नहीं दिए जा रहे थे, इसलिए पंचायत का एक्सटेंशन करके यहां पर जोड़ दिया गया है। ठीक है, फिर अगला अनुच्छेद क्या बोलता है, गांव के सामाजिक और आर्थिक विकास से जुड़ी योजनाएं, कार्यक्रम, परियोजनाओं को मंजूरी देनी होगी। पंचायत किसी भी योजना को लागू करने से पहले ग्राम सभा की अनुमति लेगी। मतलब जो कि शुरुआत में समस्याएं आ रही थी, ग्राम सभा को शक्ति प्राप्त नहीं है, तो इस पैसा अधिनियम के अंतर्गत धारा 4 में इन धाराओं के द्वारा, इन उपधाराओं के द्वारा ग्राम सभा को शक्ति दे दी गई कि आप ये सभी काम कर सकते हैं और आपको इसके संबंध में काम करने का अधिकार है। और क्या बोल रहा है,
ग्राम सभा यह भी सुनिश्चित कर सकती है कि गरीबी हटाने, सरकारी योजनाएं, इसका लाभ सही लोगों तक पहुंचे, लाभार्थियों का चयन भी सही तरीके से हो। फिर क्या बोल रही है, ग्राम स्तर पर हर पंचायत से यह उम्मीद की जाएगी कि वह ग्राम सभा से यह प्रमाण प्राप्त करे कि योजनाएं, कार्यक्रम, परियोजनाओं का जो पैसा मिला है, धन मिला है, वो सही तरीके से उपयोग किया गया हो। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के पदों का आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण किस प्रकार से होगा कि अनुसूचित जनजाति, वहां पर जो एसटीज है, उनके प्रपोर्शन, उनके रेशियो को निकाला जाएगा। साथ ही साथ यहां पर यह भी बोला गया है कि आरक्षित पदों की संख्या कुल पदों के आधे से कम नहीं होगी, मतलब जितने पद होंगे उससे आधे पद से कम नहीं होना चाहिए आरक्षण। इसके अलावा पंचायत अध्यक्ष के सभी पद भी अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण होंगे। क्यों आरक्षित होंगे? क्यों होंगे? क्योंकि शेड्यूल्ड एरियाज की ही तो हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर सभी के सभी पंचायत अध्यक्ष केवल और केवल एसटी के ही हो सकते हैं। और क्या बोला है, अगर किसी पंचायत में मध्यवर्ती या जिला स्तर पर कोई प्रतिनिधि नहीं है, क्योंकि 3 स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था हमारे यहाँ लागू है, अलग से पढ़ेंगे हम बहुत ही शानदार तरीके से, तो राज्य सरकार वहां से किसी भी व्यक्ति को नामित कर सकती है, लेकिन ऐसे नामांकित लोगों की संख्या उस पंचायत के कुल निर्वाचित सदस्यों के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये 2-3 पॉइंट जो है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डेटा है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि शेड्यूल्ड एरियाज में पंचायत का जो पदों का आरक्षण होगा वो एसटी की जनसंख्या जितनी है उसके अनुसार होगा। अनुसूचित जनजातियों के लिए जो भी आरक्षित पद होंगे वो कुल पद जितने भी है उससे आधे से नहीं कम होना चाहिए। पंचायत अध्यक्ष केवल और केवल एसटी का होना चाहिए। अगर किसी पंचायत के मध्यवर्ती या जिला स्तर, क्योंकि त्रिस्तरीय सबसे नीचे ग्राम सभा और ग्राम पंचायत आ गई, उसके ऊपर जनपद पंचायत और जिला पंचायत, तो जिला पंचायत या जनपद पंचायत के प्रतिनिधि नहीं है तो राज्य सरकार वहां से किसी व्यक्ति को नामांकित कर सकती है। कहां पर नामांकित कर सकती है? ग्राम सभा के अंतर्गत, लेकिन वो संख्या कितनी? 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2-3 बातें आपको ध्यान रखना है, ये सभी नियम यहाँ पर बोले गए हैं। फिर क्या बोल रहा है, अगर किसी अनुसूचित क्षेत्र में विकास परियोजना के लिए जमीन ली जा रही है तो इससे प्रभावित लोगों को बसाने या पुनर्वास करने से पहले भी ग्राम सभा से सलाह ली जाएगी, है ना। इसलिए शुरुआत में बोला था कि बसाहट या समूह को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए यहां पर भी ग्राम सभा को अधिकार दिए गए, ठीक है। और इसका क्रियान्वयन राज्य सरकार जो है राज्य स्तर पर किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों में छोटे जल निकाय जो है, जैसे तालाब, झील, कुएं आदि की योजना और उनकी देखरेख भी पंचायतों को ही दी जाएगी, मतलब ग्राम सभा को अधिकार प्राप्त होगा। अनुसूचित क्षेत्रों में खनिज जो होंगे, है ना, इनकी अनुमति देने से पहले भी ग्राम सभा या पंचायतों की राय ली जाएगी। और क्या बोल रहा है, ग्राम सभा या पंचायतों की सिफारिश के बिना खनिजों जैसे पत्थर, कोयला जो भी है के उपयोग के लिए नीलामी या रियायत छूट नहीं दी जा सकती, यह भी यहाँ पर बोली गई है। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत को स्वायत्त शासन की शक्तियां दी जाएंगी ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सके। इसके लिए राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि पंचायत और ग्राम सभा को निम्नलिखित अधिकार मिले। क्या क्या अधिकार मिल सकते हैं? तो जैसे शराब और नशीले पदार्थों की बिक्री और उपयोग को नियंत्रित करना, वन उत्पाद पर स्वामित्व प्रदान करना, मतलब उनका अधिकार हो। अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का अवैध हस्तांतरण को रोकना, है ना, बेची गई जमीन को वापस लेने का अधिकार। ग्राम बाजारों का प्रबंधन करना, अनुसूचित जनजातियों को ऋण देना और उस पर नियंत्रण रखना, सभी सामाजिक संस्थाओं और योजनाओं पर निगरानी रखना, स्थानीय विकास योजना और ऐसे संसाधनों पर नियंत्रण रखना जिनका उपयोग विशेष रूप से जनजातीय समुदाय करते हैं। मतलब पंचायतों को उनके क्षेत्र में फैसले लेने, विकास योजनाओं हर एक में क्या दे दिया गया है? अधिकार दे दिया गया है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, राज्य के कानून में यह तय किया जाएगा कि पंचायत को स्वायत्त शासन, मतलब स्वायत्त का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा अधिकार, निर्णय मैं अपनी तरफ से लूंगा, ये सभी, है ना, पूरी ताकत मिले। लेकिन यह भी ध्यान रखा जाएगा कि बड़ी पंचायतें छोटी पंचायत या ग्राम सभा को अधिकार अपने हाथ में न ले, मतलब हर स्तर अपने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही काम करे।
नीचे वाले स्तर को साइडलाइन ना करें। राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर की पंचायतों का प्रशासन संविधान की 6वीं अनुसूची के लिए विशेष प्रावधान के नियमों के अनुसार हो, यानी इन क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था जनजातीय समुदाय की जरूरतों के अनुसार ही होनी चाहिए, ध्यान में रखकर ही बनानी चाहिए, अन्यथा फिर ऐसे चीजें नहीं बनाई जा सकती। ये भी आपको फिर ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर जैसा कि मैंने आपको ये पूरा का पूरा भाग 4 जो है पढ़कर बता दिया है ना, तो ये आपको भी बस इसी प्रकार से एक बार दो बार रीड करना है, यहां से कोई ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। बस भाग 4 में ये बोल दिया गया है सभी को ध्यान में रखते हुए कि चाहे खनन से संबंधित बात हो, चाहे भूमि से संबंधित बात हो, पानी से संबंधित बात हो, उनके रहन सहन, उनके रीति रिवाज से संबंधित कोई भी कार्य हो, इन्हें स्वायत्तता प्रदान की जाएगी, ऑटोनॉमी प्रदान की जाएगी। ये अपने अधिकार ग्राम स्तर पर ग्राम सभा के संदर्भ में ले सकते हैं। इन्हें निर्वाचन के संदर्भ में आरक्षण भी दिया जाएगा, किस प्रकार से दिया जाएगा वो भी यहाँ पर दिया गया है। ये सभी पंचायतों में इनके लिए प्रावधान नहीं थे और इसीलिए पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज लाकर धारा 4 में सभी बातें बता दी गई है कि किस किस बातों को ध्यान में रखते हुए कोई राज्य सरकार पैसा अधिनियम को लागू कर सकती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये खत्म हो गया। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, धारा 4 आप रीड करना, बस रटने मत बैठना, क्योंकि ये सब केवल एक बार पढ़ने जैसा है। ठीक है। धारा 5 विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। इसका मतलब क्या है कि विद्यमान मतलब प्रेजेंट में अगर कोई विधि या कानून बनी है और अगर कोई पंचायत बनी है तो उसका क्या होगा, तो ये बोल रहा है कि पैसा अधिनियम 1996 लागू होने के बाद, मतलब 24 दिसंबर 1996 के बाद यदि किसी राज्य में पहले से बने हुए पंचायत या आदिवासी क्षेत्रों से जुड़े कानून संविधान के भाग 9 से मेल नहीं खाते थे, है ना, क्योंकि जब भाग 9 प्रावधान लागू ही नहीं हो पा रहे थे और इससे पहले से कोई अधिनियम लागू है अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, तो वो स्वाभाविक सी बात है मेल नहीं खाएंगे, तो वो कानून के द्वारा तुरंत रद्द नहीं माने जाएंगे। ऐसे कानूनों को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने की तारीख से 1 वर्ष तक लागू रहने दिया जाएगा। क्यों लागू रहने दिया जाएगा? ताकि वो 1 वर्ष के अंदर अंदर जो अपना पुराना कानून लागू है उसे पैसा अधिनियम कानून जो है उसके हिसाब से मेल खाकर और उसके अनुसार चेंज करके या संशोधित करके लागू कर दे। लेकिन अगर 1 साल में ऐसा नहीं करते हैं तो 1 वर्ष के बाद भी उन कानूनों को आवश्यक संशोधन नहीं किया गया तो कानून अपने आप प्रभावहीन हो जाएगी। बस इतनी सी बात बोली गई है। तो क्या बोल दिया गया है कि पैसा अधिनियम 1996 से पहले कोई भी राज्य सरकार ने ऐसे क्षेत्रों अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अगर प्रावधान लागू किए गए थे तो उन्हें 1 साल का समय दिया जाएगा। 1 साल में पैसा अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार उसे संशोधित कर ले या फिर रद्द करके नया बना ले, अन्यथा 1 साल बाद उसे क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि यदि राज्य की विधानसभा उस 1 वर्ष की अवधि के भीतर कोई नया कानून या संशोधन पारित कर देती है तो वह कानून वैध माना जाएगा और उस पर कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि 1 वर्ष का समय इसीलिए दिया गया है ताकि संशोधन कर दे या फिर उसको रद्द करके नया कानून लेकर आ जाए। तो इस प्रकार से पैसा अधिनियम 1996 समाप्त होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात बची है। तो कुल मिलाकर इस अधिनियम का सीधा सीधा तात्पर्य क्या निकल कर आया है कि भाग 9 के प्रावधान लागू नहीं होते थे, इसलिए पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज लाया गया जो अनुसूचित क्षेत्रों पर और भाग 5 अनुसूची 5 पर भी लागू होते हैं और पूरा बैकग्राउंड से लेकर हर चीज समझा दी है। चलिए बात करते हैं पैसा नियम, है ना। देखिए ये प्रश्न आ चुका है, कोई भी अधिनियम जब बनता है तो इसमें एक धारा रहती है कि राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति, केंद्र सरकार का नियम बनाने की शक्ति। तो इस अधिनियम के अधीन भी हर राज्य सरकार को जो इस अधिनियम को लागू करती है उसको भी अपने नियम बनाने के अधिकार होंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी पैसा नियम, देखो याद रखना, एक्ट, अधिनियम, रूल, नियम, तो हम नियम की बात कर रहे हैं। तो जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है।
तो सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश ने पेसा नियम कब अधिसूचित किए, तो 15 नवंबर 2022। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर नीचे जरूरी बात है ये, बाकी और कुछ नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि ये सब चीजें हैं। बस कितने जिले, तो 20 जिले के 88 विकास खंड की 5133 पंचायतों के 11,596 गांव में ये नियम लागू किए जाएंगे। ये प्रश्न बहुत कठिन, लेकिन किसी भी समय आ जाएगा, आपने सब कुछ पढ़ लिया और इसको छोड़ दिया और यही आ गया तो आपका पढ़ने का कोई सेंस नहीं रहेगा। तो पेसा नियम मध्य प्रदेश के 15 नवंबर 2022 को लागू किए गए और ये लागू कहाँ हुए हैं, तो 20 जिले के 88 विकास खंड के 5133 पंचायत के अंतर्गत 11,596 गांव में पेसा नियम लागू किया गया है। ठीक है, चलिए अब चूंकि मैंने आपको पूरा का पूरा पेसा नियम समझा दिया है, तो इसे बढ़िया तरीके से आप नोट्स जरूर बनाएं। इसके हिंदी और इंग्लिश जैसे मैंने आपको दिखाया है, तो मैं जब लेक्चर ले रहा हूं तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वर्ड जो कठिन है उनको ले रहा हूं ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। हिंदी और इंग्लिश पीडीएफ आपको अलग अलग मिलेंगी, साथ ही इनके एमसीक्यूज और पीवाईक्यू भी आपको देखने को मिलेंगे। अभी वो थोड़ा सा उसमें समय लगेगा क्योंकि मैं निकाल रहा हूं, लेकिन लेक्चर्स को लो, इसके हैंड रिटन नोट्स बनाओ। बनाते बनाते जब आप लेक्चर ले रहे हो, बोलते बोलते काम करो ताकि रिवीजन और आपको आसानी से काम हो सके। तो क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको पेसा अधिनियम कितना समझ में आया, कैसे समझ में आया और क्या इससे पहले इतना समझ में आया था। कुल मिला के आप रिव्यू जरूर दीजिएगा ताकि हमें आपको और बेहतर देने का मौका मिल सके। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। थैंक यू सो मच।